ये हम लोग पिछली क्लास में फोटो डायोड तक फिनिश कर लिए थे। फोटो डायोड और उसके पहले जनरेट डायोड है ना। ये एक एक करके पीएन जंक्शन डायोड आज तक क्लोज ही हो जाएगा। थर्ड है जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से था, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसमें थर्ड लाइट एमिटिंग डायोड। नाम ही आ गया डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। जैसे यहाँ जो चल रहा है एलईडी, टीवी में जो लगा है एलईडी, एलईडी की टीवी, एलईडी बल्ब, ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे, मान लो जैसे हम लोगों ने कन्वेंशनल बल्ब के बारे में तो पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और उसमें हम लोगों ने बात किया था तो उसमें फिलामेंट लगा होता है और किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास करता है तो वहां पे I²RT से एनर्जी t सेकेंड में कितना लॉस हुआ ये पता लगता है। ये पावर I²R से हमें पता लग जाता है। वो पावर कुछ पार्ट वहां पे ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लॉस हो रहा हो, कन्वर्ट हो रहा हो, मतलब पावर I²R की वैल्यू जब कन्वर्जन I²RT हो रहा हो तो उसमें से हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी जिसका यूज ज्यादा करना। जैसे हीटर होगा तो हीटर का यूज करना होता है तो लाइट ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बल्ब में मुझे लाइट, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। वहां पे कंडक्टर मटेरियल अलग अलग ले लेते हैं। तो हमारा कन्वेंशनल जो लाइट मिलने वाला बल्ब था वो, लेकिन ये है कि वहां पे बल्ब से लाइट तो मिलता है, I²RT से बल्ब से लाइट मिलता है, लेकिन पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब जितना पावर 100 वाट का बल्ब पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो या 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज कर रहा, मतलब 100 जूल से ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कम तो करेगा नहीं। लॉसेज वेरियस अगर कंसीडर कर लिए जाए तो 100 वाट के बल्ब के बराबर ही लाइट इंटेंसिटी, लुमेन जो है इंटेंसिटी, जितना पर सेकेंड जो है लाइट की इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा हो, वो लाइट 100 वाट के बल्ब से 1/10 अमाउंट का 10 वाट का एलईडी, 9 वाट का एलईडी ले लिया जाए और 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो 9 वाट की एलईडी बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करती है, उसमें लाइट एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है, हीट एनर्जी कम रिलीज होता है, लॉसेज बहुत कम होते हैं और लाइट इफेक्टिवली हमें ज्यादा मिलता है। यहाँ पे पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम हो गया जब हम एलईडी का यूज करते हैं। तो एलईडी बल्ब्स जो है वो कन्वेंशनल बल्ब का बड़े आसानी से रिप्लेसमेंट कर ले गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फायदा, जहां हम एक बल्ब के खर्चे में 10 से 15 एलईडी जला सकते हैं और हर एक बल्ब के बराबर या उससे ज्यादा ही अमाउंट का लाइट एक सिंगल एलईडी बल्ब दे रहा है, तो फिर हम कन्वेंशनल बल्ब क्यों यूज करें। तो एलईडी बल्ब जो रहा या एलईडी टॉर्च रहा, एलईडी टीवी रहा, एलईडी डिटेक्टर्स रहे, है ना, लगे होते हैं रिमोट कंट्रोल वगैरह में जो एलईडीज, वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं, वो किस मटेरियल से बना होता है, क्या उसका फंक्शनिंग होता है, वो थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। तो एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी क्या है? एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड है। बस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से इसमें डोपिंग लेवल थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड हो तो इसमें क्या होता है? हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। पीएन जंक्शन डायोड हैवीली डोप लिया और फॉरवर्ड बायस कनेक्शन रखते हैं, तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप रीजन में होंगे वो डिफ्यूज करके, फॉरवर्ड बायस में होगा तो डिप्लीशन विड्थ लगभग गायब हो चुका होगा, बहुत कम हो गया होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप रीजन से डिफ्यूज करके एन पी टाइप में एंटर करेंगे और पी टाइप रीजन से होल्स डिफ्यूज करके एन टाइप रीजन में जंक्शन को क्रॉस करके जाएंगे। तो जंक्शन के नियर पी टाइप रीजन में जब इलेक्ट्रॉन स्वेप करके, इलेक्ट्रॉन मूव करके पी टाइप रीजन में जंक्शन के पास आए हैं, तो पी टाइप रीजन में ये माइनॉरिटी कैरियर है, पी टाइप रीजन में तो होल मेजॉरिटी कैरियर है ना। एन टाइप रीजन में
होल्स जब पहुंचेगा पी टाइप से माइग्रेट करके मूव करके डिफ्यूज करके एन टाइप रीजन में, तो यहाँ होल क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी कैरियर है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज करके एन टाइप से पी टाइप और पी टाइप के माइनॉरिटी कैरियर एन टाइप रीजन में मूव किए। तो जंक्शन के पास में माइनॉरिटी कैरियर्स का क्या होगा, एक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। मतलब जब हमने बाइसिंग नहीं कर रखी थी, तब उस केस में जंक्शन के पास में माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, जब जो भी रहा होगा पहले उसके कंपैरिजन में अब यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो होगा क्या, जंक्शन पे मान लो होल्स आ गए और जंक्शन के पास में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप रीजन के जंक्शन में अगर आ गए और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर, तो यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स के होल्स के साथ, पी टाइप के मेजॉरिटी कैरियर होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन इधर भी होगा इधर भी होगा। तो जब रिकॉम्बिनेशन हुआ इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ा था, हीट से दिए, लाइट से दिए, वो सारी चीजें हुई। अब यहाँ पे क्या हो, बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में आएगी। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी आया तो फिर हम लोग यहाँ पे एलईडी में क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट विंडो लगा के रखते हैं। ट्रांसपेरेंट विंडो लगा के रखते हैं कि जो फोटोन रिलीज हुआ वो फोटोन बाहर निकल आए। तो जंक्शन पे जब बॉन्ड्स बने, माइनॉरिटी कैरियर्स नियर द जंक्शंस, माइनॉरिटी कैरियर नियर बोथ जंक्शन, वो दोनों साइड में, जंक्शन के दोनों साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स जब दोनों साइड के मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ कंबाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होगा, रिजल्टिंग फोटॉन्स या लाइट एमिट करेगा, और वो लाइट ओपन विंडो से, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट विंडो से बाहर निकल करके हमारे पास दिखाई देता है। और वो लाइट जो आएगा उसकी एनर्जी जो होगी, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे Eg के बराबर या Eg से ज्यादा एनर्जी देना पड़ता था। तो जब बॉन्ड बनेगा तो या तो बैंड गैप के बराबर, जो सेमीकंडक्टर का बैंड गैप होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप Eg की वैल्यू, या तो उसके बराबर एनर्जी का फोटोन निकल के आएगा या उससे थोड़ा कम एनर्जी का फोटोन बाहर निकल के आएगा। तो हमारे लिए जो एलईडी यूज करना होता है उसका जो रेंज होता है, विजुअल लाइट का रेंज, विजुअल लाइट रेंज आता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लेकर के एलईडी को फैब्रिकेट करें तो वो सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप जो होना चाहिए वो 3 वोल्ट से लेकर के 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में विजुअल रेंज में आना चाहिए। ये जो रेंज रहा 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का रेंज जो होता है वो विजुअल लाइट रेंज है, विवग्यो। तो इसमें 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनता है हर एक स्पेक्ट्रम के करेस्पॉन्डिंग वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के और जाके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बनता है। तो मतलब हमें ऐसा मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करना होगा, चाहे वो एलिमेंटल हो चाहे कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो, हमें ऐसा मटेरियल यूज करना होगा जिसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, नियरली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास के रेंज में आए। बिना गिरे हुए तो क्लास कंप्लीट नहीं होता है ना। तो हमारे पास फॉरवर्डेड एनर्जी गैप समझ में आ गया। तो ऐसा जो रेंज आता है वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का। अब गैलियम आर्सेनाइड एक्स फॉस्फाइड 1 - x करके ये अभी फार्मूला लिख दूंगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये मटेरियल में हम आर्सेनिक और फास्फोरस इसके रेशियो को बदलते हैं। तो कभी मुझे रेड कलर मिलता है, कभी इंफ्रारेड मिलता है, कभी व्हाइट मिलता है, येलो मिलता है, रेड मिलता है। तो डिफरेंट कलर्स के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा और फाइनली हमें उसके करेस्पॉन्डिंग बाहर की तरफ
जो ट्रांसपेरेंट विंडो है उससे लाइट निकल करके मिलेगी। तो एलईडी में एक पॉइंट तो क्लियर हुआ कि सबसे पहले चीज जो एलईडी पे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो वह बातें हो गई, ठीक है। वो चीजें लिखी हुई है, कुछ चीजें और लिखूंगा, सारी चीजें अभी कंक्लूड करूंगा। लेकिन जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन, एलईडी ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। तो एलईडी किसमें ऑपरेट करता है? फॉरवर्ड बायस में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सा मटेरियल यूज करके कौन से कलर का एलईडी बना लेंगे। कुछ मटेरियल्स जो एनसीईआरटी में दिए बस उतने ही याद करेंगे, ठीक है। तीसरा, हमारे पास जो एलईडी में होता क्या है जिससे लाइट निकल के बाहर आता है। तो क्या होता है यहाँ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का रिकॉम्बिनेशन होता है फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, वो डिफ्यूज करके पी टाइप में पहुंच जाते हैं जहां वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, और पी टाइप के होल्स डिफ्यूज करके एन टाइप में पहुंच जाते हैं जहां ये होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है पी टाइप रीजन में, और जंक्शन के पास एन टाइप रीजन में होल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इन माइनॉरिटी कैरियर्स कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण यहां पे पहले से प्रेजेंट मेजॉरिटी कैरियर्स इनसे रिकम्बाइन होते हैं, और रिकम्बाइन होने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फिर फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटॉन्स, और वो फोटॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट रेंज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लिया जाता है। जैसे हमें एलईडी मान लो यहाँ जरूरत है लाइट की, तो हम विजुअल रेंज में लेंगे, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल में लगा होता है एलईडी वो इंफ्रारेड रेंज का होता है। तो रेड से लेकर के वॉयलेट तक का, रेड से लेकर के वॉयलेट तक के रेंज में, या व्हाइट कलर का ये एलईडीज तो हमारे पर्पज के लिए हुआ, देखने के लिए, हमारी आई को सेंसेशन देने के लिए। लेकिन इंफ्रारेड रेंज का भी एलईडी बनाया जाता है जो रिमोट्स वगैरह में लगे होते हैं। देखते होंगे रिमोट को दबाओ तो कई बार रेड कलर दिख जाता है कुछ रिमोट्स में, लेकिन कुछ रिमोट्स में कोई कलर नहीं दिखता और रिमोट काम करता। तो वहां पे क्योंकि इंफ्रारेड के लिए हमारी आई तैयार नहीं, हमारी आई के पास फंक्शन नहीं कि हम इंफ्रारेड रेंज को सेंस कर पाए, तो इसीलिए इंफ्रारेड रेंज में हम लोग रिमोट के एलईडीज का डिजाइन करते हैं। बात क्लियर हुआ? तो हमारे पास एलईडी के क्वेश्चन क्लियर हुए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो एलईडी रिवर्स बायस में यूज नहीं होता, और एलईडी लो पावर ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होता है। मतलब जब इसको लगाओगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि रिवर्स बायस में जब एलईडी जाए तो रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा ना लगे। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्ट के आसपास होता है, मतलब बहुत जल्दी ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर रिवर्स वोल्टेज मिला तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 5 वोल्ट या उससे कम ही रहता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज एलईडी का। इसीलिए लगाते समय, सप्लाई वोल्टेज देते समय इस चीज का ध्यान रखा जाए कि जब एलईडी लगाया जाए तो रिवर्स वोल्टेज इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो एलईडी है इसको जब फॉरवर्ड करंट मान लो कम है, मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज कम रखा, नी वोल्टेज से ज्यादा रखा, फॉरवर्ड करंट है, शुरुआत हुआ तो कुछ होल और इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हुए, लाइट इंटेंसिटी निकला। करंट बढ़ा देंगे अगर तो ज्यादा अमाउंट का, फॉरवर्ड करंट बढ़ाएंगे तो ज्यादा अमाउंट का रिकम्बिनेशन होगा और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। मतलब फॉरवर्ड करंट कम होने पे इंटेंसिटी कम होती है, फॉरवर्ड करंट बढ़ाने पे इंटेंसिटी ऑफ एमिटिंग लाइट इंक्रीज करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक। उसके बाद जब तुम फॉरवर्ड करंट को बढ़ाते हो तो फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज करता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जब एलईडी को लगाते हैं तो हम प्रॉपरली बायस्ड करते हैं जिससे कि उसकी लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। क्लियर हुआ पॉइंट? ये सारी चीजें मैंने जो बोला यहां तक हुआ। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेता हूं। डायोड फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक पता है, वी.आई. नी वोल्टेज तक बहुत स्लोली करंट बढ़ता है, उसके बाद सडन रैपिडली इंक्रीज करता है करंट। तो अब ये भी पीएन जंक्शन डायोड है,
तो इसका भी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही होगा, यहाँ भी नी वोल्टेज आएगा, लेकिन अब यहाँ पे करंट के साथ साथ कलर भी देख रहे होते हो, तो डिफरेंट कलर्स के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट आती है। सबसे कम नी वोल्टेज इंफ्रारेड के लिए आता है, उसके बाद रेड कलर के लिए आता है, उसके बाद येलो कलर, अंबर येलो और ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। मतलब ये तुम्हारे में एक केवल बन के दिखा देगा कि एनसीईआरटी में मान लो बना है, शायद नहीं भी बना है, लेकिन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ जेईई मेंस में कि एलईडी का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताओ कौन सा कैरेक्टर है, जिसमें फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग शुरू से बोलते आते हैं, क्या बोलते रहते हैं कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलईडी। ये एलईडी ऑपरेटिंग फॉरवर्ड बायस में होता है, इसीलिए इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक जब बनाया जाएगा तो वो वैसा ही आइडेंटिकल होगा जैसा वीआई कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का होता है। मतलब नी वोल्टेज तक स्लोली बढ़ा, उसके बाद रैपिडली इंक्रीज करना शुरू कर देता है। बात क्लियर हुआ? लेकिन डिफरेंट कलर के लिए नी वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो जो क्वेश्चन आया था वो केवल एक डायग्राम का नहीं आया था कि एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक बता दो कैसा बनेगा, उसमें कलर कंपैरिजन का आया था। तो मैंने सारे कलर कंपैरिजन को उठा लिया है। सबसे पहले इंफ्रारेड आया, फिर रेड, फिर एम्बर, फिर येलो, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद ब्लू और सबसे लास्ट में कौन सा कलर आएगा? व्हाइट कलर। मतलब व्हाइट कलर के करेस्पॉन्डिंग नी वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। ये बात क्लियर हुआ? तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना, इंफ्रारेड रेड, अंबर येलो, ऑरेंज ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, इस तरीके से याद कर लेना। ऑरेंज भी बीच में आ जाएगा ग्रीन से पहले। ठीक, चलो। तो अब जो चीजें मैंने बोला वो सारी चीजें यहां से पढ़ना चाहूंगा, सब चीजें पढ़ देता हूं। पहला, एलईडी इज हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन व्हिच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है, फॉरवर्ड बायस में स्पॉन्टेनियस रेडिएशन देता है। The diode is encapsulated with a transparent cover so that emitted light come out. भाई ट्रांसपेरेंट कवर नहीं होगा, रिकम्बिनेशन हुआ, लाइट नहीं बन के बाहर निकल पाया, तो फिर उस केस में हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो हमें ट्रांसपेरेंट कवर लगाना हो कि जो भी रिकम्बिनेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी बाहर निकल के आए। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में करंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायस का करंट। और करंट ये होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर पार कर रहा है, होल इस साइड में पार कर रहा है। यहाँ पे होल के साइड में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्युमुलेशन होगा और यहाँ पे होल्स का एक्युमुलेशन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल मिल जाएंगे, रिकम्बिनेशन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स मिलेंगे, रिकम्बिनेशन होगा। तो फाइनली ये रिकम्बिनेशन के कारण इधर साइड से लाइट बाहर निकल करके आ जाएगी। ये हमारे पास कुछ वर्किंग मैकेनिज्म हुआ। इसमें लाइट निकलता, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल रहेगा, बस लाइट निकल रहा है। जैसे फोटो डायोड में लाइट इंसिडेंट दिखाते थे, यहाँ पे लाइट निकलता हुआ दिखाया रहा है, डायोड से निकलता हुआ दिखाया गया, इसका मतलब वो एलईडी है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया। इसमें भी करंट, फॉरवर्ड करंट लिखने के मिली एम्पियर में ही लगभग रहता है। मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन्स sent from N to P where it is minority in forward bias। लिखना चाहिए तो नहीं, in forward bias electrons are sent from N to P where it is minority and holes from P to N where it is also minority। At the junction boundary the concentration of minority carriers increases as compared to इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम में जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन टेंशन पे था उससे कहीं ज्यादा हो जाता है माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन जब फॉरवर्ड बायस में करंट चला यहाँ पे। और ये कंसंट्रेशन माइनॉरिटी कैरियर यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि डोपिंग भी है, ठीक है, यहाँ चलते हैं concentration। Therefore, at junction boundary, on either side of junction, excess minority carriers are there, which recombine with majority carriers।
near the junction. Majority carriers near the junction. On recombination, energy is released in the form of photons, and emitted photons have energy equal to or slightly less than band gap of the semiconductor. When forward current is small, intensity of emitted light is small. As forward current increases, intensity of light increases and reach a maximum. Further increase in the forward current result in decrease in the intensity of light. Therefore, LED are biased such that light emitting efficiency is maximum. ये हमारे पास एलईडी के बारे में हो गई चीजें। अब एलईडी का डिफरेंट कलर के लिए हमारे पास ज्यादा हम बता ही दिए, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये यूज करते हैं। इसका यूजेज कहाँ पे है, यूजेज देख लेना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी वाला ही यूजेज बता रहा हूँ, या कहो क्या तो लिखता हूँ तो लिख दूंगा, नहीं तो फिर समझ लो। रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो टीआईआर से कम्युनिकेशन किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, उसमें एलईडी का यूज किया जाता है। दो एप्लीकेशन होगा। तीसरा एप्लीकेशन इनकैंडेसेंट लैंप्स का रिप्लेसमेंट बल्ब में, है ना। बाकी टेलीविजन्स में जो सीआरटी आता था उसका रिप्लेसमेंट, या जो हमारे पास सीआरटी के बाद में आया था, इससे पहले एलसीडी के बाद में आया है एलईडी, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और इसका जो ड्यूरेशन है, इसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है। लो प्राइस में होता, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हुई, कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, लो पावर कंजम्पशन हुआ, ये इसके एडवांटेजेस हुए, है ना। और इसके बाद में यूजेस बात करें तो बर्गलर अलार्म में भी, तो बर्गलर अलार्म का मतलब जैसे लगा होता है कंपनी के बाहर, स्कूल से सब के बाहर, कि अनऑथराइज्ड एंट्री, ऑफिस के बाहर लगा, घर के बाहर कुछ लोग बड़े लोग लगवा लेते हैं, कि अनऑथराइज्ड एंट्री को बताते तुरंत कि भाई साहब ये गलत लोग आ गए, है ना, तो चोर वगैरह ना जाए, अंदर जाए, उसके लिए अलार्म बजने लगता है। बर्गलर अलार्म वगैरह में भी हम एलईडीज का यूज करते हैं। तो यूजेज एक बार पढ़ लेना। और गैलियम आर्सेनाइड, अगर मैं बात करूं कलर्स के लिए, तो जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में, गैलियम आर्सेनाइड 0.6, फॉस्फाइड 0.4, ये यूज किया जाता है फॉर द रेड एलईडी। गैलियम आर्सेनाइड 0.6, फॉस्फाइड 0.4, ये वाला जो सेमीकंडक्टर है, ये किस कलर के लिए यूज किया जाता है, रेड कलर के लिए, क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप होता है वो नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे ही अगर अगर मान लेता हूं मुझे गैलियम आर्सेनाइड केवल यूज करना हो, तो उसका एनर्जी गैप जो होता है वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इफेक्टिवली ये सब देख लेना एनसीईआरटी से, एप्लीकेशन वगैरह। बस हमारा मेन पार्ट था कि हम एलईडी कैसे काम करता है, एलईडी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे इसमें वर्किंग हुआ, ये एक्सप्लेन करना। एलईडी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फोटो सेल की बात कर लेते हैं। पीएन जंक्शन का हम लोग एक लास्ट टॉपिक सोलर सेल कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा ऐसा नया चीज अब नहीं बोलने जा रहा हूं इसमें। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल फोटो डायोड वाला है। जैसे फोटो डायोड काम कर रहा था, बस फोटो डायोड के तरीके से ये सोलर सेल भी काम करेगा। बस फोटो डायोड में मुझे रिवर्स बायस में लगा के रखना पड़ता था। रिवर्स बायस में हमें उसकी बाइसिंग करके रखनी पड़ती थी डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल सिग्नल को। बाकी फोटो डायोड के प्रिंसिपल के साथ यहाँ कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फोटो डायोड एक छोटा सा था, क्योंकि मुझे एक सिग्नल केवल डिटेक्ट करना, कहीं से लाइट आया उसने डिटेक्ट कर लिया, बस उस पर पड़ा लाइट और तुरंत टूट गया वो। कहीं 1, 2, 4, 6 लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी पड़ा तो डिटेक्ट कर लिया फोटो डायोड में, तो काम चल गया। लेकिन सोलर सेल का यूज डिटेक्ट करना नहीं है कि तुम्हें केवल पता लगे कोई गया सुनाई दे गया, नहीं। मान लो मैं बोल रहा हूं और तुम्हें गुनगुनाहट सी आवाज तुम्हें सुनाई दे कान में, तो तुम्हें
डिटेक्ट तो हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूं और तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं इससे कोई मतलब नहीं है, तो हो गया काम, तुमने डिटेक्ट कर लिया, खत्म। हाँ सर बोल रहे हैं, वो जो पढ़ाते फिजिक्स कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर मेरे हुए बोले हुई चीजों से तुम्हें कोई मतलब है, तुम्हारा कैरियर जुड़ा है, तो मैं बुदबुदाऊंगा, कहोगे सर सुनाई नहीं देता, तेजी से बोलिए जरा सुनाई दे, है ना। तब वहां पे डिटेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। सोलर सेल का पर्पस क्या है, जो सोलर पैनल्स वगैरह छत पे लगे उसका पर्पस क्या है कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया जाए। वास्तव में कहा जाए तो सबसे लेस हार्मफुल एनवायरमेंट के लिए एनर्जी कन्वर्जन जो है वो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन, क्योंकि वो तो जो एनर्जी भाई सूरज भगवान को जो एनर्जी देंगे वो देंगे, उसमें कहीं कमी नहीं होने वाली। अब उसका जो एनर्जी आज आया है कल दूसरी एनर्जी आएगी, यही पार्ट वापस वहां सन के पास नहीं जाता कि इसी में से गया फिर वापस भेजे। वहां तो न्यूक्लियर फ्यूजन चल ही रहा, फ्यूजन वहां पे चल ही रहा है। वो न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जो निकल रहा है वो बराबर निकल रहा है और हर दिन मेरे पास एनर्जी आती है। तो मेरे पास एनर्जी आई, मैं उसका जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाऊं तो बहुत अच्छा है। तो इस पे तो खैर रिसर्च चल ही रहा है कि जितना सस्ता बनाया जा सके सोलर सेल, सोलर पैनल्स, तो उतना अच्छा काम हो पाए। लेकिन कॉस्टली पड़ता है, क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो इसमें यूज हुए वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ डिजाइनिंग से लेकर के बल्कि भी होता है साइज में। क्योंकि मैं जैसे फोटो डायोड, वो छोटा सा डायोड है तो वो सेंस कर लिया, चल गया काम। अब छोटा सा फोटो डायोड ऊपर ले जाकर के रख दो, सन ने जो एनर्जी दिया उसका 2-4 लाइट रे पास करा करके कुछ एक्टिवेट करा दे, उसका यूज कहां करोगे, है ना। मान लो तुम्हें 2 रुपए मिल जाए तो उसका यूज कहां करोगे आज की डेट में? तुम्हें 2-4 करोड़ मिले तब यूज करोगे ना। तो हमें यूज करना है अगर इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मेट में। सोलर सेल इसलिए बना रहे तो फोटो डायोड से काम नहीं चलेगा, सोलर पैनल बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना होगा कि ऐसा डिजाइनिंग करें पीएन जंक्शन का कि ये तो पता फोटो डायोड में कि लाइट जब पड़ता था फोटो डायोड पे तो जंक्शन टूटता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जंक्शन डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रिकम्बाइन होने से पहले अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को एन साइड में, होल्स को पी साइड में अलग कर देता था। फिर इलेक्ट्रॉन इधर, होल इधर और एक ईएमएफ जनरेट होता था। लोड लगाओ तो करंट हमें मिल जाता था। फोटो डायोड में डिटेक्शन हो गया था। यहां भी यही काम होगा, लेकिन 2-4 इलेक्ट्रॉन टूटने से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए बहुत सारा एनर्जी, तो हम बहुत बड़ा एरिया लेंगे, पीएन जंक्शन का बहुत बड़ा एरिया लेंगे, जिससे जो लाइट गिरे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, जिससे जब वो अलग हो तो लार्ज अमाउंट का है, लार्ज वैल्यू का ईएमएफ जनरेट हो और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम यूज हो पाए। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हल्का सा बताते हैं। एक सिलिकॉन का वेफर लिया जाता है जिसका साइज लगभग 300 माइक्रोमीटर का ले लिया गया। थिन साइज भी है, माइक्रोमीटर में ही है। इसको एक मेटल कॉन्टेक्ट पे ग्रो करा दिया गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। बड़ा एरिया बनाना है, बड़ा एरिया में पी टाइप सेमीकंडक्टर ग्रो करा दिया। उसके ऊपर एक थिन लेयर, अगर ये 300 माइक्रोमीटर है तो थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर उसके ऊपर ग्रो कराया जाता है और उसका जो विड्थ होता है वो लगभग मान लिया 0.3 माइक्रोमीटर। ये एनसीईआरटी का रेट है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो 0.3 माइक्रोमीटर का एन टाइप सेमीकंडक्टर का और 300 माइक्रोमीटर का पी टाइप सेमीकंडक्टर का ग्रो करा दिया गया। अब ये वाला जैसे मान लो यहाँ पे पहले तो मैंने मेटल कॉन्टेक्ट रखा, उसके ऊपर पी टाइप सिलिकॉन वेफर या कोई भी जो भी होगा सेमीकंडक्टर, मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर ग्रो करा दिया 300 माइक्रोमीटर का। उसके ऊपर 0.3 माइक्रोमीटर का एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रो कराया। अब इधर से लाइट रे पास करेगा, नीचे तो मैंने मेटल कॉन्टेक्ट लगा दिया, ऊपर भी मेटल कॉन्टेक्ट चाहिए कि ईएमएफ जब बने तो मेटल कॉन्टेक्ट के थ्रू ही तो हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऊपर हम लोग मेटलाइज्ड मेटल का कुछ इस फॉर्मेट में, देखो जरा त्रिशूल फॉर्मेट में अलग अलग दूर दूर किए, क्योंकि अभी बता रहा हूं। इसको बोलते थे मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स, है ना। मेटल का ही बना होगा जिससे कि यहाँ वायर एक लगाओ, एक वायर यहाँ लगाओ और लोड रेजिस्टेंस लगाओ। तुम्हें यहाँ पे अगर ईएमएफ इन दोनों के बीच में बना हुआ मिल जाए तो लोड को करंट मिल जाए और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास स्टार्ट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगे। ये इस फॉर्मेट दूर दूर क्यों रखा गया है? ये
इस टोटल मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड का एरिया 15% से कम ऑक्युपाई करना चाहिए, उससे भी कम। क्योंकि जितना एरिया भाई ऊपर से ही लाइट आना है, एंटर रीजन में गिरना है। हम मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड को अगर हटा दें तो ज्यादा लाइट गिरेगा, एरिया ज्यादा ओपन हो जाएगा। और ये बहुत पतला लेते हैं तो लाइट जो इंसिडेंट करता है वो सीधा कहां पहुंच जाता है, लगभग पीएन जंक्शन पे। सीधा ये लाइट जो आएगा वो पीएन जंक्शन पे ही आएगा और जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन स्टार्ट कर देगा। क्योंकि पीएन जंक्शन पे भी यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बना होगा, वहीं पे पहुंचेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करना स्टार्ट करेगा। बस कब बनेगा वो, जब एचन्यू जो आ रही है लाइट, इसकी तो एनर्जी फिक्स है ना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो उसी एनर्जी गैप का, जिस रेंज का ये आ रहा है विजिबल लाइट, उसी एनर्जी गैप का, उसी रेंज ऑफ एनर्जी गैप का हम सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे जिससे कि बॉन्ड को तोड़ पाए। तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट जंक्शन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो लाइट का, सोलर एनर्जी का, जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो पाए। उसके लिए हम इसका सरफेस एरिया बड़ा करते हैं और मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स को ऐसा लगाते हैं कि वो मिनिमम एरिया टॉप सरफेस का एक्वायर करे। बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये हम क्यों लेते हैं, एरिया ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पावर बनाने का मन है। दूसरा, हमें और ये मेटलाइज्ड एरिया, मेटलाइज्ड फिंगर प्लेट का बहुत पतला पतला क्यों रॉड लगाते हैं, दूर दूर लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा एरिया एक्सपोज्ड होगा तो लाइट ज्यादा जंक्शन तक पहुंच पाएगी। एन टाइप क्यों पतला होता है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो लाइट रे आए वो कहां पहुंच जाए, डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाए और वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन हो। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लेकर के जाऊं, इसको मैं इस फॉर्मेट में लेकर के जाऊं, पीएन जंक्शन जैसा बना है उसमें, तो एचन्यू जो यहाँ पे इंसिडेंट कराया जाएगा, इस एचन्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए वो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा हो या इक्वल हो तो भी चल जाएगा, आएगा, बॉन्ड टूटेगा। अभी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रखा। सपोज जैसे ही आया, टूटा बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। अब इंटरनल फील्ड इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा एन टाइप रीजन में, मूव करेगा एन टाइप रीजन में। जैसे यहाँ आएगा फिर ये फर्दर आगे की तरफ बढ़ जाएगा डिफ्यूजन के कारण, और इधर साइड में होल्स इधर साइड में मूव करके आएगा पी टाइप रीजन में। तो इधर साइड में होल और इधर साइड में इलेक्ट्रॉन, जबकि ये होल ऑलरेडी यहाँ पहले से भी था और भी होल्स थे यहाँ पे, लेकिन वो होल्स अपने नेगेटिव इमोबाइल आयन से कैंसल्ड थे, मतलब नेट चार्ज जीरो था, यहाँ पे न्यूट्रल था। यहाँ पे जो पहले से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, ये जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके अलावा जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे उसके साथ इमोबाइल पॉजिटिव आयंस थे, है ना। तो इसका मतलब ये भी न्यूट्रल था। तो एक्सेस में इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आया है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अकेला आया है, अपने साथ कोई कैंसिल करने वाला चार्ज लेके नहीं आया है। तो एन टाइप रीजन नेगेटिवली चार्ज तो हो गया, पी टाइप रीजन वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है और बिना कोई इमोबाइल आयंस के, मतलब इफेक्टिवली ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे बन जाएगा। अगर सर्किट ओपन होगा तो फिर इसके क्रॉस, पीएन जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा आएगा और उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC। फिर अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं और रेजिस्टेंस लगा दूं, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पे वेरी कराएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कम होने पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ेगा और करंट बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब रेजिस्टेंस मान लो 0 कर दो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा। अब यहां समझना जरा, इस पीएन जंक्शन में मैंने कहीं सप्लाई करंट का नहीं दिया, कहीं वोल्टेज नहीं लगाया है, मतलब मैं इसको करंट नहीं दे रहा हूं, मैं इसको बायस नहीं कर रहा हूं,
तो इसमें जो करंट आया ना तो वो फॉरवर्ड करंट होगा ना वो रिवर्स करंट होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, होल्स इधर आए, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट चल रहा है, मतलब इस पीएन जंक्शन में इफेक्टिव करंट एनसी की तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर की तरफ है, जिधर की तरफ रिवर्स बायस का करंट है। और हम रिवर्स बायस में आई एक्सिस पे करंट नीचे दिखा रहे थे, तो इसमें भी करंट अगर हम बनाएंगे आईवी ग्राफ तो करंट नीचे की तरफ दिखाएंगे। लेकिन कोई वोल्टेज मैंने नहीं लगाया है तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको नहीं दिखा रहे, इसका कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करंट का सप्लाई इससे ले रहे हैं, करंट इसको या वोल्टेज इसको हम सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तब उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा VOC। जब ओपन सर्किट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और वोल्टेज कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो VOC से लेके ISC तक ग्राफ ऐसे बनता हुआ चला आएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। ISC हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट, VOC हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज। अब पढ़ना चाहो पढ़ लो। इट इज ऑल्सो अ पीएन जंक्शन विच जनरेट EMF when solar radiations fall on the PN junction. It works on the same principle as the photodiode except no external bias is applied. एक्सटर्नल बायस लगा के रखते थे, फोटोडायोड रिवर्स बायस में काम करता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, सोलर सेल में बायसिंग नहीं होता। ये तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ये चीज जरूर याद रखना। The junction area is kept much larger for solar radiation incident to produce more power. जितना ज्यादा पावर चाहिए उतना ज्यादा हमें एरिया भी ओपन करके रखना होगा। तो हमारा पीएन जंक्शन एटलीस्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें दो पीएन जंक्शन का बैक टू बैक लगा करके अगला टॉपिक जो पढ़ना वो है ट्रांजिस्टर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग पीएन जंक्शन को डिटेल में पढ़ लिए, क्योंकि पीएन जंक्शन क्या था कि बोर्ड के सिलेबस में भी है। पीएन जंक्शन जो है वो बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो डिटेल में इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि उसमें से बीच में से इंटरमीडिएट में से कहां से क्वेश्चन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्वेश्चन कहां कहां से फ्रेम हो सकता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी और चीजें आएंगी, अभी आगे क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या सेमीकंडक्टर में तुम्हारी में जो चैप्टर है नीट की में सिलेबस में, उसमें ट्रांजिस्टर भी दिया हुआ है, लेकिन इसी साल 2020 के बोर्ड के सिलेबस से इसको हटा दिया गया था। 2020 के बोर्ड के सिलेबस में ट्रांजिस्टर नहीं था। इवन एनसीईआरटी से ट्रांजिस्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा दिया गया है, चैप्टर ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर सिलेबस में इस साल चला है तो अगले साल अपने आप हट जाएगा, या रहेगा भी तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसकी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे बना होता है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें बनते हैं, कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, ये सारी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर देंगे। कहां से न्यूमेरिकल्स आता है, कौन से रीजन में कौन सा काम करना है, कौन सा ग्राफ बनना है, ये सारी चीजें पढ़ करके खत्म कर लेंगे। उतना ही पोर्शन, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ, चार्ज इधर से इधर फ्लो किया, इधर से इधर फ्लो किया, क्यों किया, कैसे किया, कितना आया, और जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन हर जगह पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर दरअसल हमें पढ़ना है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो तरीके का ट्रांजिस्टर होता है, एक बीजेटी होता है और एक दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मूव करते हैं, इसीलिए इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। बाकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब क्या है, ये सब जो इंजीनियरिंग करेगा उसके लिए है। अभी हम लोग इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, इसीलिए वहां पे ट्रांजिस्टर में ही वर्ड क्यों यूज होता है, इंजीनियरिंग जब करने जाते हैं तो वहां पे बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट ये वर्ड यूज होते हैं।
यहां पे बीजेटी इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि मुझे ट्रांजिस्टर में केवल वही पढ़ना है। तो हमारे लिए ट्रांजिस्टर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दोनों एक ही चीज है। अब ट्रांजिस्टर में होता क्या है कि जैसे सपोज मेरे पास ट्रांजिस्टर, जैसे हम लोगों ने पीएन जंक्शन बनाया था, तो सेमीकंडक्टर में सारा गेम पीएन जंक्शन का, चाहे वो ट्रांजिस्टर बन जाए चाहे डायोड बने। अब ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है और 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। मतलब एक सपोज 2 पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, एक पी टाइप फिर एन टाइप लगा दिया, एक पीएन जंक्शन बन गया। फिर मैं एक एन टाइप और एक पी टाइप लगा दूं तो एक पीएन जंक्शन बन गया। इन दोनों को अगर मैं एक कंबाइन करके सैंडविच कर दूं इस पी और एन के बीच में, तो एन और एन लगा हुआ है, तो ये एन और एन मिल करके एक एन बन जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। हमारे पास एक ट्रांजिस्टर बनेगा, कैसा नाम होगा, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करता हूं 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, तो जो हमारे पास ट्रांजिस्टर बना, दैट ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। पी साइड में मेटल कांटेक्ट, एन बीच में है वहां मेटल, और एक पी इधर लेफ्ट साइड में, राइट मोस्ट साइड में, वहां पे भी मेटल कांटेक्ट लगा दी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर लिखो या टीएक्स लिखो, ट्रांजिस्टर। एक पीएन जंक्शन यहां, एक पीएन जंक्शन यहां और 3 टर्मिनल डिवाइस। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो पीएनएनपी, पी एन फिर एन पी, यहां पे यहां इक्विवेलेंटली ये बैक टू बैक डायोड कनेक्टेड दिख रहा है। लेकिन ये सोचो कि 2 डायोड ऐसे बैक टू बैक लगा ले और फिर ट्रांजिस्टर वाला काम ये डायोड करने लगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डिप्लीशन रीजन पीएन का और यहां डिप्लीशन रीजन पीएन का है, और वो एक दूसरे के साथ लिंक है पूरा। यहां से केवल सेमीकंडक्टर मटेरियल है, लेकिन यहां सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन, यहां सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन, बीच में हमने क्या लगा दिया है, मेटल कांटेक्ट या कोई दूसरा मटेरियल लगा दोगे, एडेसिव मटेरियल। तो बैक टू बैक की तरीके से देख जरूर सकते हो, लेकिन बैक टू बैक 2 डायोड लगा के पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता। समझ में आई बात? ये हम देख रहे हैं, मतलब लुक एज, ऐसा दिखेगा, ऐसा है नहीं, लुक एज कि 2 बैक टू बैक डायोड लगा हुआ। ऐसे ही पीएनपी के लिए होगा, ऐसे अगर मान लो एन पी ले ले तो भी तो पीएन जंक्शन बना, फिर पी एन ले ले, तो इन दोनों के लेकर के मैं पी को अगर कंबाइन कर दूं और 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दो, तो ऐसे ट्रांजिस्टर को क्या नाम देंगे हम लोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसमें 3 टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स है, तीनों टर्मिनल्स। तो 2 तरीके का हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड सेकंड वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। 2 तरीके का ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें हमारे पास सर्किट सिंबल जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का आता है, ये बीच में निकाल देता हूं। अच्छा, इसमें यहाँ पे 1-2 चीजें लिख देता हूं, वो चीज जानना जरूरी है, नाम तो जानो कम से कम। एक साइड को, टर्मिनल को नाम दे देते, एक साइड को यहाँ पे इसको बोल देते हैं क्या, एमीटर, एमीटर, या ई से लिख देता हूं, चलो अभी बाद में लिख देता हूं, इसको ई लिख देता हूं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर, चलो एक बार दोबारा बना देता हूँ नीचे सेकंड। ये अपना समझ गए कैसे बना पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमारे पास 3 रीजन्स हैं, तीनों रीजन की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। 3 जगह पे सेमीकंडक्टर्स लगे हुए 2 पीएन जंक्शन बनाने के लिए। तो एक
साइड को, मैं बीच वाले को जो है पतला सा बीच में जिसको सैंडविच किया गया, दिस इज कॉल्ड बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। एक साइड को एमिटर, दूसरे को कलेक्टर। किसी को एमिटर किसी को कलेक्टर नहीं बोला जाएगा, अभी इसकी प्रॉपर्टी बनाई जाएगी, उसके बाद में एक को कलेक्टर एक को एमिटर बोला जाएगा। अब सपोज मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमिटर बेस कलेक्टर लिख दिया, वैसे ही एनपीएन ट्रांजिस्टर भी हो जाएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी हम इसको एमिटर लिख देते हैं, इसको बेस लिख देते हैं, इसको कलेक्टर लिख देते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन दोनों का जो सर्किट सिंबल है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया एमिटर। इसका भी सर्किट सिंबल ऐसा ही बनेगा। अभी दोनों का सर्किट सिंबल किसी का कंप्लीट नहीं बनाया, बीच वाले को बेस कलेक्टर और एमिटर लिख देता हूं। जो यहां पे एरो लगता है, अगर मान लो पीएन जंक्शन ये वाला एक्टिवेट हो जाए, मतलब मैं यहां से डिप्लीशन रीजन गायब कर दूं और डिफ्यूजन करंट फ्लो करे, तो होल पी से एन की तरफ जाएगा या इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएगा। तो इफेक्टिवली करंट एमिटर से बेस की तरफ, करंट एमिटर से, क्योंकि होल जिधर जाता है उधर ही करंट होगा, तो एमिटर बेस के बीच में करंट किधर से किधर की तरफ गया है, एमिटर से बेस की तरफ है, तो वो एरो बना दिया, तो इसको बोला जाएगा क्या? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब सपोज ये वाला जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन को एक्टिवेट कर दूं, मतलब मैं डिप्लीशन रीजन गायब कर दूं, तो इधर के मेजॉरिटी होल डिफ्यूज करके पी टाइप में जाएंगे, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, एमिटर के एन टाइप एमिटर है तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके बेस में जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन अगर एमिटर से बेस की तरफ, तो करंट बेस से एमिटर की तरफ होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का डायरेक्शन, ये जरा सा यही एरो ही डिसाइड करेगा कि एनपीएन है या पीएनपी है। समझ में आई बात? ये हमें याद रखना है, ये एन पी और एन ट्रांजिस्टर। अब इसमें हमारे पास तीन रीजन्स आए हैं। एमिटर, एमिटर जो होता है हैवली डोप्ड होता है, हैवली डोप्ड, डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है, एंड मॉडरेट इन साइज, मॉडरेट इन साइज। नाम किस आधार पे? एमिटर मतलब कुछ एमिट करना। तो जब ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करेगा तो टोटल करंट के लिए जो चार्ज प्रोवाइड करेगा वो टोटल चार्ज प्रोवाइड होगा एमिटर रीजन से। एमिटर इसीलिए नाम ही दिया गया है कि जब करंट एक्टिवेट हो जाए, ट्रांजिस्टर काम करना अपना शुरू करे, तो जो चार्ज चाहिए फ्लो करंट फ्लो कराने के लिए, वो चार्ज का सप्लाई किस रीजन से आ रहा होगा? नेट एमिटर रीजन से। इसीलिए इसको एमिटर बोला जाता है। बेस इसलिए बोला गया क्योंकि बीच में पड़ा हुआ है। कलेक्टर इसलिए बोला गया कि फाइनली जो चार्जेस एक्टिवेट होकर के मूव करके जाएंगे, तो बेस पतला है तो चार्जेस क्रॉस कर जाएगा बेस को, और फाइनली कलेक्टर रीजन में जाकर के वो एक्युमुलेट होना शुरू होगा। मतलब चार्जेस फाइनली कलेक्ट हो रहे होंगे, ज्यादा अमाउंट का चार्ज कलेक्टर रीजन में, एनर्जाइज्ड चार्ज कलेक्टर रीजन में एक्युमुलेट हो रहा होगा, इसीलिए उसको कलेक्टर नाम दिया गया है। एमिटर जो है हैवली डोप्ड इसलिए किया गया क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर बहुत ज्यादा हो, तभी तो ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कर पाएगा। मॉडरेट साइज इसलिए लिया गया है जिससे कि कैरियर का कंसंट्रेशन अच्छा बन जाए। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर अच्छा होगा तो फिर डिफ्यूजन आसानी से होगा, इसलिए एमिटर का साइज बड़ा छोटा मॉडरेट लेते हैं, और जो डोपिंग लेवल होता है वो हाई लेते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है जो है बेस। बेस जो होता है वो थिन होता है, मतलब थिन दैट इज स्मॉलेस्ट इन साइज,
एंड लाइटली डोप्ड, सबसे कम डोपिंग लेवल इसी का होता है और साइज भी इसका कम होता है। क्यों होता है बता दूंगा नेक्स्ट लास्ट में जो है कलेक्टर। वैसे बहुत ज्यादा बताने की क्या जरूरत है, पहले तो बोल रहा था लेकिन जब शुरू करो तो मन नहीं मानता। कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेट लेवल में डोपिंग होता है, मॉडरेट डोप्ड एंड लार्जेस्ट इन सच। दरअसल होता क्या है कि जब चार्जेस एक्सेलरेट, मान लो यहाँ से डिफ्यूज हुए, डिफ्यूजर के कारण चार्ज मूव करेगा तेजी से, और तेजी से मूव करने के बाद जब कलेक्टर में पहुंचेगा तो फ्री चार्जेस के पास एनर्जी ज्यादा होगा, तो कलेक्टर में जाकर के कोलिजन्स बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी अपना जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा वो हीट के फॉर्म में डिसिपिएट होगा। तो डिसिपिएशन हीट अगर ज्यादा हुआ और वो बहुत तेजी से अगर डिसिपिएशन नहीं हो पाया तो पूरा ट्रांजिस्टर बर्न कर जाएगा, पूरे ट्रांजिस्टर को हीट कर देगा। लेकिन अगर कलेक्टर रीजन बड़ा हुआ तो सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा अमाउंट का हीट रेडिएट कर जाएगा। रेडिएशन में देखो तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड जो होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, नहीं टेम्परेचर की पावर 4 और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। याद है ना स्टीफेंस लॉ, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो कलेक्टर रीजन का साइज इसलिए बड़ा करते हैं। दूसरा मॉडरेट डोपिंग करते हैं जिससे डोपिंग इससे ज्यादा होना चाहिए, बेस से ज्यादा होता है इससे कम, जिससे यहां से भी अट्रैक्शन एक डिफ्यूजन का बना रहे कि यहाँ पे जो होगा मान लो 50 होल है और यहाँ पे 100 होल है, तो 100 होल का कंसंट्रेशन 50 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो डिफ्यूजन को ये भी सपोर्ट करे। ये हमारे पास रीजन हो गया। बाकी बहुत ज्यादा चीजें इसमें क्या करना है जानती है, हमारे पास ट्रांजिस्टर का कुछ हमारे पास ये सारी चीजें तैयार हुई। अब ट्रांजिस्टर जो है वो 3 जो है इसका रीजन ऑपरेशन का होता है। ऑपरेशन रीजन जो होते हैं ट्रांजिस्टर के वो 3 रीजन होते हैं। ट्रांजिस्टर एक्चुअल में जब बनाया गया था, जब इसका इन्वेंशन हुआ तो बेसिक पर्पस था टू एम्पलीफाई द सिग्नल। जैसे मैं बोल रहा हूं तो धीरे धीरे बोलूं और हमारा एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, मतलब मैं धीरे बोल रहा हूं, लाउडनेस मेरे आवाज में ज्यादा नहीं, मेरी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं, एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं है, तो जो मेरा टाइम वेरिएंट साउंड सिग्नल है वो बहुत वीक है। मैं इसको ऐसे डिवाइस से पास कर रहा हूं कि सिग्नल को एम्पलीफाई केवल कर दे, कैरेक्टरिस्टिक बाकी सब सेम रहे, केवल इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दे, तो इफेक्टिवली इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, तो लाउडनेस बढ़ जाएगा और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर का जब इन्वेंशन हुआ था तो मेन पर्पस क्या था, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। और जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरीके से यूज करना हुआ तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग ऐसी करी गई कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में रखा गया, एक्टिव रीजन में, एक्टिव स्टेट या एक्टिव रीजन में। और ट्रांजिस्टर के 2 स्टेट और होते हैं, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन। तो ट्रांजिस्टर का मेन यूज है एम्पलीफायर के लिए, लेकिन बाद में जब ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के तरीके से यूज करने लगे तो जो दोनों रीजन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन देखा गया, तब उसका यूज देखा गया कि ये तो बहुत सही है स्विचिंग के लिए और डिजिटल स्विचिंग करता है। मतलब जो डिजिटल सर्किट में बात होगी तो ट्रांजिस्टर का यूज एज अ स्विच होगा, एनालॉग सर्किट में बात होगी तो एनालॉग एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का एज अ एम्पलीफायर, साउंड वगैरह के एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं करंट कभी देना है कभी नहीं देना है, स्विच के लिए यूज करना है, तो स्विच के लिए सबसे अच्छा स्विचिंग लो पावर कंजम्पशन होता है स्विचिंग में यहाँ पे, और दूसरा हमारे लो पावर लॉस है ना, लो पावर लॉस होता है स्विचिंग में। दूसरा की फास्ट स्विचिंग होती है। तो डिजिटल सर्किट्स में जब मुझे स्विच के तरीके से यूज करना होता तो डायोड वगैरह का नहीं यूज करते, हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे हैं और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका। जितना एप्लीकेशन एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन जितना एम्पलीफायर में, उतना ही इसका एप्लीकेशन स्विचिंग में है। लेकिन शुरुआत में ये लाया गया था किसके लिए, एम्पलीफायर के लिए। तो अब ट्रांजिस्टर का जो रीजन्स हैं, ऑपरेशन रीजन्स हैं ट्रांजिस्टर के, वो कौन कौन से हैं ये बताते हैं। ट्रांजिस्टर रीजन, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन रीजन और कॉन्फ़िगरेशन है ना, 2 चीजें बताना है। ठीक,
ट्रांजिस्टर ऑपरेशन रीजन्स। दो टर्मिनल के बीच में इनपुट देना होगा, दो टर्मिनल के बीच में आउटपुट लेना होगा, और हमारे पास टर्मिनल 3 है। इसका मतलब कहीं एक टर्मिनल कॉमन होगा। जिस टर्मिनल को कॉमन किया जाएगा उसी के आधार पे कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का, जैसे मान लो तुमने बेस को कॉमन किया तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तुमने एमीटर को कॉमन किया तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तुमने कलेक्टर को कॉमन किया तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट स्टेप में बना दूंगा डायग्राम में। लेकिन ट्रांजिस्टर का जब ऑपरेशन की बात हुआ तो सबसे पहले एम्पलीफायर के लिए बात करते हैं एक्टिव रीजन, एक्टिव स्टेट या एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट जो होता है वो इनपुट रहा फॉरवर्ड बायस और आउटपुट जो रहा वो इनपुट फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट रिवर्स बायस। And in active region, in this region, transistor is used as amplifier. दूसरा आता है कट ऑफ रीजन, इनपुट भी रिवर्स बायस होता है, आउटपुट भी रिवर्स बायस होता है। जब दोनों रिवर्स बायस हो, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में हो, तो ट्रांजिस्टर बिहेव या वर्क एज ऑफ स्विच, ट्रांजिस्टर वर्क एज ऑफ स्विच। ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ रीजन में चला जाता है तो स्विच ऑफ की तरीके से बिहेव करने लगता है। एंड तीसरा सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस में होता है, इनपुट भी फॉरवर्ड बायस, आउटपुट भी फॉरवर्ड बायस, और ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ऑन स्विच। जब मुझे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज करना होगा तो हम ट्रांजिस्टर को कट ऑफ सैचुरेशन में मूव कराएंगे, ऐसा बाइसिंग सेट करके रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक्टिव रीजन में रखना होगा जरूरी, कब, जब ट्रांजिस्टर को हमें यूज करना है एज अ एम्पलीफायर। तो पहले मैं एम्पलीफायर को लेकर के हम बाइसिंग कर लेते, क्योंकि पहला तो भाई एप्लीकेशन एम्पलीफायर का था, तो हम एम्पलीफायर को ही फोकस करके बाइसिंग बताते हैं। बाद में उसका बाइसिंग कहाँ क्या क्या की है वो सारी चीजें बता करके कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन स्विच की तरीके से समझा दूंगा। Configuration. Since transistor is 3-terminal device, therefore, which terminal is common to both input and output? जो टर्मिनल कॉमन है इनपुट और आउटपुट में, उस कॉमन टर्मिनल के आधार पे ही कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया गया है। और 3 तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन, बेस मतलब सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर,
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन CE एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन CC। मैं सारा का सारा NPN ट्रांजिस्टर का बना करके दिखाता हूं, क्योंकि सिलेबस में जो पढ़ना है वैसे पहले जो था वो यही था और NPN था, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, NPN ट्रांजिस्टर का। तो हम NPN को लेकर के ही बनाएंगे। ये सपोज हमारे पास बेस को कॉमन करना था, ऐसे बना लेंगे एमिटर बेस कलेक्टर। यहां पे इनपुट साइड में हम P है, ये N है, ये P है और ये N है। तो N साइड को अगर मुझे फॉरवर्ड बायस करना तो इसको लोअर पोटेंशियल पे, P को हायर पोटेंशियल पे। इसका जो कनेक्शन है बेस तो दोनों में कॉमन है, तो एमिटर साइड के लिए बाइसिंग यूज किया तो BEE लिख लो इसको, बाइसिंग वोल्टेज। और यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाता है RE, है ना। और इस साइड में हमारे पास एक RC लगा देंगे, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इसको हमें क्या करना है, रिवर्स बायस में रखना है। तो कलेक्टर रीजन हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए बेस रीजन से। इस साइड को हम लोग इसको आउटपुट बोल रहे हैं, इसको इनपुट बोल रहे हैं। ये साइड हुआ इनपुट और ये साइड हुआ आउटपुट। तो आउटपुट को रिवर्स बायस रखना है एक्टिव रीजन में, इनपुट को फॉरवर्ड बायस बना लिया। NP है तो N को नेगेटिव से P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे N है तो N को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, P को नेगेटिव से कनेक्ट करो। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के लिए यहाँ पे VCC लिख लो। क्लियर है पॉइंट? ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हुआ कब, जब मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। इसको चाहते तो सर्किट सिंबल में भी दिखा सकते थे, ये हमारे पास आ जाता। मतलब इनपुट साइड क्या होगा, एमिटर बेस जंक्शन VEB, एमिटर टू बेस वोल्टेज इज द इनपुट। और आउटपुट वोल्टेज में अगर बात करता तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज जो आता है ये आउटपुट वोल्टेज हो जाता। यहां पे इस तरीके से भी बनाया जा सकता है इसको, RE N है तो नेगेटिव, NPN ट्रांजिस्टर, VEE, फिर इसके बाद में RC और इधर के साइड में नेगेटिव पॉजिटिव VCC। अब यही वाला बना दूंगा या यही वाला, एक ही चीज बनाओ खाली। तो मैं सर्किट सिंबल बना देता हूं। कॉमन एमिटर में क्या करेंगे, एमिटर को कॉमन करेंगे। तो इनपुट यहां पे दिया गया था, इनपुट दिया गया है एमिटर पे और आउटपुट लिया गया है कलेक्टर पे। यहां इनपुट दिया जाएगा बेस पे और आउटपुट लिया जाएगा कलेक्टर पे। एम्पियर ट्रांजिस्टर ये दिया हूं, कलेक्टर बेस एमिटर NP और फिर ये भी N है तो इसको नेगेटिव, N साइड को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, हायर पोटेंशियल रखेंगे VCC जिससे रिवर्स बायस में रहे। और इसके साथ बाइसिंग वोल्टेज P है तो पॉजिटिव लगा दूंगा, VBB लिख दूंगा इसको। इनपुट यहां पे कौन सा हुआ, बेस एमिटर जंक्शन, और आउटपुट क्या हुआ, कलेक्टर एमिटर जंक्शन। यहां पे इनपुट में हम लोग अगर ध्यान दें तो इनपुट में मैकेनिज्म हल्का सा अभी समझा देता हूं। यहां पे ऐसे देखो जरा, कलेक्टर है, एमिटर करंट इधर की तरफ निकलेगा, बेस करंट ये बनेगा और कलेक्टर करंट ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ये हल्का सा इस डायग्राम को बनाना ही पड़ेगा समझाने के लिए, या तो यहां समझा देता हूं।
यहाँ पे NPN है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा, यहाँ पे होल्स होंगे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एमिटर बेस कलेक्टर होगा क्या कि ये वाला रीजन तो फॉरवर्ड बायस है, एमिटर बेस रीजन जो रहा दिस इज फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ डिप्लीशन रीजन पतला होगा और यहाँ डिप्लीशन, ये रिवर्स बायस है तो डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा। तो इधर साइड में जो डिप्लीशन रीजन पतला होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके क्रॉस करेंगे इसको, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज यहां से 100 इलेक्ट्रॉन चले तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के होल से कंबाइन होंगे और 98 पतला होने के कारण, पतला भी है साइज ये एज वेल एज रिवर्स बायस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा होगा, माइनॉरिटी कैरियर होगा और माइनॉरिटी कैरियर रिवर्स बायस में जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो 98 इलेक्ट्रॉन बचा होगा होल के बाद, क्योंकि यहाँ ज्यादा होल अवेलेबल ही नहीं है, हमने लाइटली डोप्ड कर रखा है बेस को, तो 98 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाएंगे। तो कलेक्टर में पहुंचने के बाद एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा तो करंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा कलेक्टर। और यहाँ पे 2 होल जो कंबाइन हो गए होंगे या वैकेंसी ऑफ होल दिखेगा, तो उस केस में इधर साइड से होल आएगा, चाहे इधर से इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा, तो इफेक्टिवली करंट इस डायरेक्शन में बेस का आएगा। अब यहां से बेस करंट गया मतलब इधर साइड से बेस करंट और इधर साइड से कलेक्टर करंट जो रहा ये निकल के गया, मतलब इधर साइड से इलेक्ट्रॉन चलता हुआ यहां आया, इधर साइड से इलेक्ट्रॉन्स चलता हुआ यहां पे पार करता हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में जो कंबाइन हुए थे वो निकल के बाहर आए। इधर साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो 98 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए थे वो इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी से पास करते हुए इस जंक्शन पे आके मिले। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो नेट इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टोटल जाना शुरू करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन IB करंट दिया, ये इलेक्ट्रॉन IC दिया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना जो होगा वो मिल करके नेट नीचे की तरफ करंट दे देंगे IE। तो यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिख रहा है, एक रिजल्ट हमारे पास बन गया IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और दूसरा IE is greater than IC and IB is very small। ये हर जगह होगा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहां बनाओगे, अगर मान लो कॉमन बेस में देखना चाह रहे हो तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा ये फॉरवर्ड बायस है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ चल के आए, सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बेस पी टाइप रीजन में माइनॉरिटी कैरियर, उसमें से 2 होल से मान लो कंबाइन हो गए तो बचा 98 इलेक्ट्रॉन जो कि इधर बेस कलेक्टर रीजन जो है ये रिवर्स बायस है, तो वो रिवर्स बायस इसको फोर्स देगा और रीजन भी पतला है तो यहां से चला हुआ इलेक्ट्रॉन 98 इलेक्ट्रॉन इजीली क्रॉस करके कलेक्टर में इकट्ठा होगा। यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ इलेक्ट्रॉन उसका नेगेटिव पॉजिटिव आयन यही रह गया है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज कलेक्टर रीजन हो जाएगा, तो यहाँ का चार्ज बाहर निकलेगा। कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहां से चलता हुआ आएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इधर हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट एंटर कर जाएगा कलेक्टर साइड में। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की पंपिंग इधर साइड से होनी चाहिए, तो जितना गया था इलेक्ट्रॉन 100 इधर उतने 100 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एमिटर में इधर से करंट आ जाएगा। एमिटर का करंट देखना हो तो हम एमिटर पे कनेक्टेड टर्मिनल पे देख लेंगे, एमिटर करंट दिख जाएगा, मतलब एमिटर करंट ये आ जाएगा, कलेक्टर करंट ये आ जाएगा यहाँ पे। और जो 2 होल मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे तो वो होल खाली करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना चाहिए, या इधर से होल आता तो होल तो आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ 2 आएगा, वो छोटा सा करंट IB देगा। तो इधर साइड से देखा जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो IB ऊपर की तरफ जाएगा, इधर साइड से चल के आया क्या IE, इधर गया IB, इधर गया IC, तो यहां भी देखो तो IE इक्वल टू IB प्लस IC। ये जो रिजल्ट आया है ये सारे जगह के लिए कॉमन है, IE इक्वल टू IB प्लस IC, IE इज स्मॉलर देन IC और IB इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत कम होगा
एंड द लास्ट कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, कलेक्टर कॉमन हो जाएगा। कलेक्टर कॉमन होगा तो एमिटर पे आउटपुट लेंगे और बेस पे इनपुट देंगे। आरबी मान लो एनपीएन लिया यहां भी, तो यहां भी पी बीबी, बेस पे इनपुट, कलेक्टर बेस एमिटर, और आउटपुट यहां पे एमिटर पे मिलेगा। ये ध्यान रखें, ये वाला हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, कभी भी एम्पलीफायर की तरीके से यूज ज्यादा नहीं किया जाता। ये वोल्टेज फॉलोअर में इसका एप्लीकेशन है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बस बना लेते हैं, बाकी हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है। और यहाँ पे लिख दूंगा VEE। अब हम लोग अपने आप को इसी पे देखते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के करेस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीबी के लिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट जो होता है वो आईबी होता है, आउटपुट जो होता है वो आईसी होता है, एंड करंट एम्प्लीफिकेशन इसको अल्फा से लिखते हैं, वैल्यू आती है आईसी डिवाइडेड बाई कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, आईई होगा, इनपुट आईई होगा तो आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट आईसी बाई आई, मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 0 से 1 के बीच में, और अप्रोक्सीमेटली रेंज होता है 0.98 के आसपास। कितना होता है, 0.9 से लेके 1 के बीच में रहता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तो था, लेकिन करंट इफेक्टिवली आउटपुट में इनपुट से कम मिल गया, लेकिन आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। भाई रिवर्स बायस है तो आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा लगा के रखते हैं तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है। इसीलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर में भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे करंट एम्पलीफाई नहीं होता, केवल वोल्टेज एम्पलीफाई होता है, और जो कॉमन एमिटर उसमें करंट भी एम्पलीफाई होता है, वोल्टेज भी एम्पलीफाई होता है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जो रहता है वो बेस करंट रहता है, आउटपुट मिलता है कलेक्टर करंट पे। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो आता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो आएगा उसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बीटा इज इक्वल टू आईसी बाई आईबी। अल्फा इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1, और रेंज जो होता है ये लगभग 100 to 300 के आसपास, इतना ज्यादा जाता है ना, 150 to 300 के आसपास रहता है, वो कोई बहुत ज्यादा फिक्स डेटा नहीं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ऐसे वहां पे गामा आ जाएगा, वहां आउटपुट में वैसे रहेगा नहीं, तुम्हारे में कभी आया नहीं है। कॉमन कलेक्टर में आउटपुट एमिटर करंट होगा और इनपुट जो होगा वो बेस करंट होगा, तो आईई बाई आईबी आएगा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, उसको गामा से लिखते। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ये खूब पूछा जाता है, इसीलिए ज्यादा जरूरी इस क्लास में मैं यहाँ तक खींच के लाया हूँ। अल्फा बीटा में रिलेशन जो आएगा, हमें ये पता है आईई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी होता है, तो आईसी बाई आईई अगर मैं आईई से दोनों साइड में डिवाइड कर दूं तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आईसी डिवाइडेड बाई आईई प्लस आईबी डिवाइडेड बाई, नहीं आईई से मत डिवाइड करो,
बीटा आया IC बाई IB, है ना, IC बाई IB। IC से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो IE डिवाइडेड बाई IC, एमीटर करंट डिवाइडेड बाई कलेक्टर करंट 1 प्लस IB बाई IE बाई IC 1 बाई अल्फा और IB बाई IC 1 बाई बीटा। तो यहाँ से रिजल्ट आया 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई। अब इससे दो रिलेशन बन जाएगा, एक तो अल्फा आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 प्लस ये रिलेशन, और एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा 1 इधर लेकर के चले आओ तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस। ये दोनों रिलेशन हमें याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फा और बीटा का रिलेशन दोनों एक ही चीज है, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा या बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, बोनस मिला था, है ना, ये भी सही था ये भी सही था, बच्चे को जो याद है वो ठीक है, नहीं तो सबको बोनस मिला था। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा और बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो फ्रैक्शन से जब डिवाइड करोगे तभी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो याद करना भी आसान है, बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिल गया, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। ये बेसिक चीजें थी, ट्रांजिस्टर कैसे एक्शन में आता है हल्का फुल्का बता दिया एम्पलीफायर के लिए। अब हमें जो पढ़ना है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का रिजल्ट, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर। तो नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं और उसी के साथ में फिर उसी क्लास में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट भी क्लोज करना चाहेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है, बस ये समझना जितना फार्मूला बाहर आता जाए वो याद करते चलना है। जैसे तुम्हें अगर बीटा दिया हो तो बीटा दिया होगा तो IC इक्वल टू बीटा IB, एक रिलेशन इससे बनता है, नहीं यहां से देखो तो IC इक्वल टू बीटा IB, मतलब बेस करंट दे देगा क्वेश्चन में, पूछ लेगा कलेक्टर करंट क्या होगा अगर बीटा ये है, अल्फा से लेकर के IC इज इक्वल टू अल्फा IE। इस तरीके का रिलेशन देकर के तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आया हुआ सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा सारी चीजें कंप्लीट हो जाए फिर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, थैंक यू।